सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सब? कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई? आज हम कर रहे हैं हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, पूरा उसका इंट्रो देख लिया है, कितने टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं वो सब देख लिया है। आज हम करेंगे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में देखेंगे। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, मौज में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। क्या 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 फ्रेमवर्क हैं, उसमें क्या की फोकस किया गया है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन, IDNDR। ये सबसे पहले शुरू किया गया था। ये पूरा एक डिकेड था 1990 से 99 तक का। ठीक, इसमें हमें किस चीज़ पे फोकस किया गया था? मेनली अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस, फोकस ऑन साइंस एंड नेचुरल हैज़ार्ड्स पे, कि साइंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल हैज़ार्ड्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। और इसी को 1990 से 1999 तक था ये। इसी को रिव्यू करने के लिए योकोहामा स्ट्रेटेजी थी 1994 में। ये योकोहामा कौन सी जगह है? ये जापान में। ठीक, ये सारी योगो है, सेंडाई है, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क जो है ये सारे जापान में हुआ था। क्यों जापान है? रीज़न आपको पता ही, हमने देखी थी जापान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो एकदम 3 प्लेट की बाउंड्रीज पे है। तो मतलब कि कितना ज़्यादा डिज़ास्टर मतलब से अफेक्टेड कंट्री कह सकते हैं हम जापान को। तो इसीलिए ये जो मोस्टली जितनी भी सारी ये स्ट्रेटजीज फ्रेमवर्क्स हैं ये कहाँ? जापान में हुए हैं। तो योकोहामा स्ट्रेटजी 1994, ये 1990 से 1999 के मिड में है 94। तो ये इसी को रिव्यू करने के लिए, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन, इसी को रिव्यू करने के लिए हमने योकोहामा स्ट्रेटजी की थी फ्रेमवर्क। इसका क्या काम था? फर्स्ट लिंक बिटवीन, इसने डिज़ास्टर रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में एक लिंक क्रिएट करने की कोशिश की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम कुछ रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो चीज़ें छोड़ते हैं, मतलब इस तरीके से यूज़ करो कि जो आने वाली जनरेशन है उसको ना सफ़र करना पड़े। तो दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम किया था। और जैसे पहले क्या होता था, रिस्पॉन्स, शिफ्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स टू प्रिवेंशन। पहले हम क्या करते थे कि डिज़ास्टर आ रहा है उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे उधर, लेकिन उस चीज़ को भी शिफ्ट कर दिया था प्रिवेंशन की। डिज़ास्टर आने से पहले स्टडी करें कि कहाँ कौन से रीजन में आ रहे हैं फ्रीक्वेंट, उस हिसाब से वहाँ पे प्रिवेंशंस करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है, ये था 2005 से 15। ये नेक्स्ट डिकेड हो गया 2005। ये 2005 में क्यों आया? क्योंकि 2004 में इंडियन ओशन में मैसिव सुनामीज आई थी जिसने काफ़ी रीजन को, काफ़ी कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था। इसीलिए जो है योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो है ये हमारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसने क्या किया? मेन स्ट्रीम किया डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को और प्रोवाइड किया एक सिस्टमेटिक प्लान जिसमें इन्होंने 5 प्रायोरिटीज़ दी। ठीक है, कि कैसे कैसे हम डिज़ास्टर को के रिस्क को कम कर सकते हैं। जिसमें से मेनली क्या क्या प्रायोरिटी थी कि सारी कंट्री इंश्योर करें नेशनल और लोकल लेवल पे, मतलब कि इस चीज़ को प्रायोरिटी किया जाए डिज़ास्टर को, उसके लिए कोई स्कीम्स, अपने एक्ट्स, लॉज बनाए जाए, उसके लिए फंड्स क्रिएट हुई ये सारी चीज़ें। और डिज़ास्टर को आइडेंटिफाई किया जाए, नेक्स्ट इज की डिज़ास्टर को आइडेंटिफाई एसेस किया जाए और उस बेसिस पे अर्ली वार्निंग्स दे, प्रिवेंशंस के काम हो। ठीक है, पूरी अपनी नॉलेज को, इनोवेशन को, एजुकेशन को यूज़ करके, उस पर स्टडी करके उससे रिलेटेड जो डिज़ास्टर को कैसे हम डिज़ास्टर के रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर को मेनली कम करना। और क्या है, जो डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस है, मिटिगेशन के जो वर्क्स है उनको स्ट्रेंथन करना, ये सारी इसकी कुछ प्रायोरिटीज़ थी योगो फ्रेमवर्क की। उसके बाद जो अभी तक चलता आ रहा है, जो करंट में, सबसे करंट में कौन सा है? सेंडाई फ्रेमवर्क है, जो 2015 से 2030 के बीच में जो अभी भी जो चल रहा है, दैट इज़ सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इसका ये करंट फ्रेमवर्क है, ये ब्रॉडर स्कोप है। इधर सब देखो, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स, नेचुरल हैज़ार्ड थे, इसमें इन्होंने मैन मेड हैज़ार्ड्स को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, टारगेट फोकस ऑन द बिल्डिंग बैक बेटर। तो ये इसका फ्रेमवर्क है
ठीक, इसमें क्या क्या है, इसकी मेनली क्या प्रायोरिटीज़ है, इसकी प्रायोरिटीज़ हैं कि डिज़ास्टर रिस्क को समझना, उसको गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, ताकि वो डिज़ास्टर के रिस्क को जो है डिज़ास्टर के रिस्क को मैनेज कर पाए, ये चीज़ इन्वेस्ट करना, मतलब फंड रेज करना, सो दैट हम डिज़ास्टर को अच्छे से बीट कर सकें, और इन्हेंस करना प्रिपेयर्डनेस को। इससे क्या होगा, अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, हमारी सारी तैयारी होगी, अगर डिज़ास्टर आ रहा है तो हम उसको इफेक्टिवली उस पर रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर आती है हमारी। उसके बाद कुछ हमारी यूएन की भी एजेंसीज़ हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करती हैं। यूएन की भी कुछ एजेंसीज़ हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करती हैं, जैसे है पहला है कौन सा है, यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, यूएनडीडीआर। ठीक, उसके बाद में ये क्या है, ये वही काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे भी कहीं पे भी डिज़ास्टर आ गया वहाँ पे, तो इसका ये काम होगा। उसके बाद WHO, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वही मेडिकल इमरजेंसीज, कहीं पे कोई डिज़ास्टर आ रहा है, कोई डिजीज़ और इस वजह से वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जैसे अभी कोविड-19 आया था हमारा जो डिज़ास्टर था, तो इसमें इसने काफ़ी वैक्सीन्स प्रोवाइड करने की, अफ्रीका की कंट्रीज़ में वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम किया था WHO ने। तो ये कुछ है। एक यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस का जो चिल्ड्रन फंड है, यूनिसेफ, ये क्या करेगा, ये चिल्ड्रंस को असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। कोई भी डिज़ास्टर आ रही है उसके अंदर, मतलब चिल्ड्रन कोई अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी स्कूलिंग, उन सब पे काम करेगा, उनके राइट्स को लेकर के। ये सारी चीज़ें हमारी हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। ये वही, आपने कभी देखा ना, ये अफ्रीका में कहीं पे कोई डिजीज़ आ रही है, आपने देखा हेलीकॉप्टर से फूड के पैकेट्स आ रहे, कोविड-19 में कितना आया था। तो ये सारी चीज़ें, तो फूड रिलेटेड जो प्रोग्राम होंगे हमारे, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करेगा। ये कुछ यूएन की एजेंसीज हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वर्क करती हैं। ठीक है, सो नाउ ये हमारे कुछ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स थे। अब हम स्विच करेंगे नेशनल पे। नेशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया, इंडिया में जो जो भी फ्रेमवर्क हो रहे हैं उससे रिलेटेड अब हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नाउ नेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हैं, नेशनल लेवल पे क्या हमारा आया था सबसे पहले, जो जिसको हम लोग एक मेजर माने, जो हमारा आधार है, जो हमारी फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पे आज तक हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये पार्लियामेंट में एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद में ये 2006 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। इंट्रोड्यूस ये हुआ था, उसके बाद पास होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। तो ये क्यों आया था, इसके क्या मेन रीज़न थे, इनके मेन रीज़न क्या थे। एक तो यही अभी मैंने आपको पीछे बताया, 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, एंड 2001 का जो गुजरात अर्थक्वेक था, जो कि कितना मैसिव था, कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो ये दो कुछ मेन रीजंस हैं जिससे हमें पता चला, जिससे हमारा मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा फंक्शन था वो एक्सपोज हुआ कि हम कितने इनकेपेबल हैं। डिज़ास्टर आ रहा है तो हमारे पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसा लॉ होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर सकें। तो जो ये हमारा एक्ट है, इसमें मेनली क्या 11 चैप्टर हैं, 79 सेक्शंस हैं। ठीक है, इससे पूरी एक पैराजीम ही शिफ्ट हो गई है, मतलब एक पूरी जो सोच में ही अंतर आ गया। पहले हमारी अप्रोच क्या होती थी, कोई भी डिज़ास्टर आ रहा था तो हमारी अप्रोच होती थी रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है एक्शन टेकर आफ्टर द डिज़ास्टर हैपेंड। जब डिज़ास्टर हो गया उसके बाद हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि अच्छा अब डिज़ास्टर आ गया, अब हम लोगों को बचाने जा रहे हैं, अब हम उनको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब नई अप्रोच क्या हो गई है कि प्रोएक्टिव, मतलब पहले से ही एक्टिव रहना, प्रिवेंशन करना, मिटिगेशन करना, प्रिपेयर रहना, ये सारी चीज़ें। तो एक पूरी अप्रोच चेंज होगी। पहले हम लोग डिज़ास्टर आने के बाद कुछ एक्ट करते थे, अब हम पहले से प्रिपेयर है कि अच्छा ये कुछ रीजन से यहाँ डिज़ास्टर आ सकता है, तो हमारी यहाँ पे पूरी प्रिपरेशंस है। ठीक, जो एक्ट है इसने क्या इस्टेब्लिश किया, इसने 3 टायर का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मतलब पूरा प्रिपेयर किया। इस एक्ट के बेसिस पे हमारा नेशनल लेवल पे चीज़ें बनी, स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे, तीनों टीयर पे हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाए गए। नेशनल पे बनी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन, उसके बाद में क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये सारे हैं कुछ इंस्टीट्यूट है जो हमारे
नेशनल लेवल पे बने। उसके बाद स्टेट पे है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमीशन। डिस्ट्रिक्ट पे हमारा बना डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर बने। पहले एक्ट के अंडर हमें इस तरीके से सेग्रीगेट करके चीज़ों को डिफाइन किया गया। सो नाउ अब हम देखेंगे नेशनल लेवल पे हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे नेशनल लेवल पे क्या, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो जो हमारी ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये क्या है, मतलब ये सबसे अपेक्स बॉडी है। जो कोई भी हमारे रूल रेगुलेशन बनते हैं तो ये सबसे अपेक्स का मतलब है सबसे टॉप, ठीक है। अपेक्स बॉडी जो हमारी मानी जाती है वो कौन सी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर। इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन है हमारे प्रधानमंत्री जी। मतलब प्रधानमंत्री कोई भी हो वो हम इसके डिज़ास्टर जो एनडीएमए है उसके चेयरपर्सन होंगे। और इसके अलावा इसमें 9 मेंबर और हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें 9 मेंबर और हो सकते हैं, लेकिन करंटली प्रेजेंट में कितने हैं, 3 मेंबर हैं, ठीक है। करंटली इसमें क्या है, 3 मेंबर हैं। एक है राजेंद्र सिंह, आप लिख लेना, राजेंद्र सिंह है जो कि हेड है। उसके बाद है सैयद अता हुसैन और डॉक्टर कृष्णवत्स। ये 3 मेंबर हैं अदर देन द प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पार्ट है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, लेज डाउन पॉलिसी को ले डाउन करना, प्लान बनाना, गाइडलाइन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अप्रूव द नेशनल प्लान एंड द प्लान्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री के जितने भी प्लान्स हैं उनको अप्रूव करना। एंड इट डज नॉट इम्प्लीमेंट डायरेक्टली बट ओवरसीज एंड कोऑर्डिनेट। डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करती, ठीक है, इम्प्लीमेंट ये नहीं करती डायरेक्टली, लेकिन ये पूरे चीज़ को ओवरसी करती है। इसके अप्रूवल से ही सारे काम होते हैं, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये इसको कौन चेयर करता है, इसको यूनियन होम सेक्रेटरी जो है वो चेयर करता है, कंपोज्ड ऑफ सेक्रेटरी और कुछ और भी सेक्रेटरीज हैं मेजर मिनिस्ट्रीज़ के, वो सारे इसका पार्ट होते हैं। इसका क्या काम होता है, एक्ट एज अ प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग, ये प्राइमरी इम्प्लीमेंट करती है और कोऑर्डिनेटिंग आर्म है किसकी, एनडीएमए की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग नेशनल प्लान। ये देखो ये क्या करती है, ये प्रिपेयर करती है, एग्जीक्यूटिव है, और ये फिर उसको क्या करती है, इसने प्रिपेयर कर दिया तो ये अप्रूव करेगी, ये एनडीएमए अप्रूव करेगी और एनईसी जो है उसको प्रिपेयर करेंगे नेशनल प्लान को, मॉनिटर्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन और डायरेक्टिंग रिस्पॉन्स को, ठीक। इनमें मेजरली क्या डिफरेंस है एनडीएमए में, और ये देखो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, ये है एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एनईसी। इसको चेयर करते हैं पीएम, इसको चेयर करते हैं होम, इसको हमारे कौन चेयर करते हैं, इसको हमारे करते हैं होम सेक्रेटरी, हाँ सही था, होम सेक्रेटरी चेयर करते हैं। इसके बाद मेनली इसमें अदर 3 मेंबर्स हैं, इसमें कुछ और सेंट्रल जो अदर मिनिस्ट्री मेजर मिनिस्ट्री उसके सेक्रेटरी होते हैं। और ये क्या है, ये पॉलिसी मेक करती है और उसको इम्प्लीमेंट, ये पॉलिसी मेकिंग में काम करती हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन में काम करती है हमारा। और उसके बाद में क्या है, ये अप्रूव करती किसी भी प्लान को, नेशनल प्लान को ये अप्रूव करती हैं, ये उसको बनाती है। ये कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, एनडीएमए और एनईसी के बीच में। सो नाउ नेक्स्ट एक चीज़ और, जो हमारी एनडीएमए है ये कुछ प्रोग्राम्स भी रन करती है, जिसमें है एक तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट एंड स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट। ये दोनों कौन रन करती है, एनडीएमए। सुनाओ, हमारे जो हमने देखा था कि एक्ट था उसने
तीन लेवल पे, तीन टीयर ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाए थे, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। नेशनल लेवल पे जो हमारी अलग अलग चीज़ें हैं, एनडीएम है सबसे अपेक्स बॉडी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमीशन है, उसके बाद हमारा आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका क्या है, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये पूरा जितना भी स्टडी है उससे रिलेटेड हमारा इंस्टीट्यूट बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट इज डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जो अब आपने देखा होगा जो एनडीआरएफ है, जितना भी डिजास्टर होता है, जो हमारी फोर्स सबसे पहले जो वहाँ पे हेल्प करती है लोगों को इवैक्यूएट करने में, असिस्टेंट प्रोवाइड करने में, वो जो फोर्स होती है कौन सी होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है। एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल फोर्स है फॉर स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, के लिए स्पेशलाइज्ड इनको ट्रेनिंग। इट कंसिस्ट ऑफ बटालियंस पोजीशन स्ट्रैटेजिकली अक्रॉस द कंट्री, ट्रेंड इक्विपमेंट फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन इन वेरियस डिजास्टर सिनेरियो। इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारी डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है ना, ये मेनली किसका कंपोजिशन होती है, सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक, इसके अंदर हमारी आती हैं बीएसएफ, उसके बाद में हमारी आती है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद में आती है हमारी सीआईएसएफ, और उसके बाद आईटीबीपी, सीआईएसएफ होगी, आईटीबीपी होगी, एंड हमारी एसएसबी है। ठीक, और ये तो हमारी है सीएपीएफ, और इनसे अलग एक और है हमारी असम राइफल, वो भी एनडीआरएफ का पार्ट होती है, उधर से बटालियन आती है असम राइफल्स। ठीक, इसमें क्या है, इनकी सीआरपीएफ और बीएसएफ की 3 बटालियन है, सीआईएसएफ आईटीबीपी की 2 बटालियन है। इन्होंने कहा ना कि कंसिस्ट ऑफ बटालियन, तो इसकी 3 बटालियन है, इसकी 3 बटालियन है, इसकी सीआईएसएफ की 2 है और आईटीबीपी की 2-2 बटालियन है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स की 1-1 बटालियन है, जो इनमें अराउंड 1-1 बटालियन में इतने कुछ मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स से रिलेटेड। सो नाउ नेक्स्ट, अब हमारा स्टेट लेवल पे देखेंगे हम चीज़ें। स्टेट लेवल पे क्या होंगी, एक चीज़ और देखो आप, चलो उसको हम बाद में देख लेंगे इकट्ठा, उसके बाद हम उसको बाद में देख लेंगे। स्टेट लेवल पे क्या होंगी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगी। इसमें क्या है, इसका चेयर कौन हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक, उसमें 9 मेंबर थे, इसमें जनरली 8 मेंबर होते हैं, वो मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी भी करते हैं। ये स्टेट की सबसे अपेक्स बॉडी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेम जो हमारे सेंटर में एनडीएमए करी थी, स्टेट में एसडीएमए करेगी। इसमें लेस डाउन स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी को अप्रूव करेगी, स्टेट प्लान को, जिसको अप्रूव ये करेगी, उसके बाद उसकी जो वो है इम्प्लीमेंटेशन ये है, और ये जो बनाने का काम करेगी वो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी, और अप्रूव करने का काम कौन करेगी, ये अप्रूव करेगी और वो इम्प्लीमेंट करेगी उसके बाद। ठीक, बनाएगी और प्रिपेयर करेगी। उसके बाद में क्या आएगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सबसे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट होएगा स्टेट का वो करेगा, और इम्प्लीमेंटिंग आर्म है, जितने भी ये जो बनाएगी अप्रूव करेगी प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी इन द स्टेट। ये चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होएगा, कौन हेड करेगा, डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, और उसके साथ जो को चेयरपर्सन कौन होएगा, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिला पार्षद या चेयरपर्सन, ये जो है ये क्या करेंगे, इसके साथ को चेयरमैन होंगे डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, इसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर। इसका फंक्शन क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी, प्लान करेगी, प्रिपेयर करेगी। ये क्या करती है, क्रूशियल लिंक टू कम्युनिटी और स्टेट के बीच में जो एक क्रूशियल लिंकेज का जो काम करती है वो कौन करती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब हमने हमारे इंस्टीट्यूशन पढ़ लिए सारे कि भाई कैसे है। पहले हमारा एक्ट आया, उसके बाद एक्ट ने 3 इंस्टीट्यूशंस दिए, एक स्ट्रक्चर दिया जिसमें हमारा नेशनल था, स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था। नेशनल के अंदर हमने देख लिया एनडीएमए है जो सबसे अपेक्स बॉडी है, उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन है, उसके बाद में हमारा वो है एग्जीक्यूटिव कमीशन है, उसके बाद में इंस्टीट्यूशन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, एंड देन हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स है जो वो चीज़ें। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने देख ली।
उसके बाद में अब फाइनेंशियल अरेंजमेंट, जो हमारा फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, अब जब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट कोई भी अगर प्रोग्राम रन कर रही है, बटालियंस हैं और डिज़ास्टर स्टेट्स को पैसा दे रही है एक प्रिवेंशंस के लिए, कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो पैसा कहाँ से है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कहाँ से हो रही हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, ये एक्ट जो हमारा ये था डीएमए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसने एस्टेब्लिश किया था एक डेडिकेटेड फंड टू इंश्योर फाइनेंशियल रेडीनेस, की मतलब कि एक डेडिकेटेड फंड और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अगर कोई भी आपदा आ रही है तो हमारे पास मतलब पैसे का कोई इशू नहीं है, एक डेडिकेटेड फंड हो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम आए, ठीक। उस फंड को क्या बोलते हैं हम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ये भी एनडीआरएफ है, ठीक, कई बार ये फोर्स भी और फंड। तो ये क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है। अ फंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड को मैनेज करती है फॉर मीटिंग द एक्सपेंस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ रिहेबिलिटेशन, इट फंडेड थ्रू बजटरी एलोकेशंस एंड सेस। और देखो अब ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये गवर्नमेंट जो है हमारी वो सेस लेवी करती है कुछ चीज़ों पे, कुछ प्रोडक्ट्स पे। ये क्या है, ये देखो, फंडेड बाय सेस नोन एज नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड। ये एक सेस है जो कुछ प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट लेती है, जैसे टबैको है, जैसे टोबैको है, क्रूड ऑयल है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर एक सेस लिया जाता है। उस सेस का नाम है नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी ड्यूटी। ये ड्यूटी ली जाती है, ये डायरेक्टली हमारा किससे, मतलब ये फंड किसके लिए होता है, जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई भी अगर इमरजेंसी है उसको मीट करने के लिए जो हमारा फंड है वो गवर्नमेंट लेती है, तो ये इसके अंडर आता है, ठीक। और इसको एनडीआरएफ का ऑडिट कौन करता है, हमारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग इसको ऑडिट करता है, ठीक। सेम विद स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड हो गया, फंड एट द स्टेट लेवल। ये स्टेट लेवल, इसमें क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 75% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी इस फंड में, और रिमेनिंग जो होगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट का 25%। लेकिन जो स्पेशल स्टेट्स हैं, जैसे हमारा उड़ीसा है, काफ़ी साइक्लोन प्रोन जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइक्लोन जो हिट करते हैं, तो वहाँ पे 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और रिमेनिंग स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये चीज़ें हैं हमारी। और ये जो हमारा ये तो है, देखो ये तो हमारी बजटरी एलोकेशन में है, ये एनडीआरएफ जो है ये तो हमारा बजटरी एलोकेशन में है, प्रॉपर सा बजट बनता है, गवर्नमेंट एक प्रॉपर इसके लिए सेस लेती है, ड्यूटी लेती है कुछ प्रोडक्ट्स पे। लेकिन कुछ हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट भी होंगे, जैसे एक है हमारा प्राइम मिनिस्टर पीएम नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड, ये वॉलंटियरली है, ये चैरिटेबल है, ये हमारा जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और एक है पीएम केयर्स फंड, ये तो आपने सुना ही होगा, ये कोविड के टाइम पे जो एक शुरू किया था इनिशिएटिव कि अगर आप गवर्नमेंट को कुछ डोनेट करना चाहते हो, है ना, इस जो पेंडेमिक आ गया है इसको फाइट करने के लिए, तो आप कर सकते हो। तो ये एक, इस पे कोई आपका वॉलंटियरली आप करना चाहो तो करो, इस पे कोई सेस ड्यूटी वाला काम नहीं है, ये इंसान की इच्छा, करना चाहो तो करो। तो केयर्स फंड ये तो 2020 में ही हुआ था, है ना, आपने देखा था कोविड के टाइम पे लोग कर रहे थे काफ़ी चैरिटी, तो ये चैरिटेबल काइंड ऑफ थिंग्स है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये तो हमने सारे देख लिए कि तीनों लेवल पे कैसे कैसे गवर्नमेंट जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बने हुए उस तरीके से। इसके अलावा कुछ अदर जो स्टेक होल्डर्स है जो और भी हेल्प करते हैं हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, वो क्या है, आर्म फोर्सेस, नो डाउट, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्ले क्रूशियल रोल इन रिस्पॉन्स स्पेशली इन लार्ज स्केल डिजास्टर, प्रोवाइडिंग सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंस, एयरलिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सपोर्ट। इन सारी चीज़ों में भी हमारी क्या है, मिलिट्री आगे आती है। आपने देखा होगा जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी फोर्सेस यूज़ होती हैं। उसके बाद में सेंट्रल CAPF तो आपने देख ही लिया, ये तो स्पेशल ही नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में काम आती हैं, ठीक। इनके बिसाइड फॉर्मिंग द कोर NDRF ये तो बनाती हैं ये कोर NDRF, तो उसके अलावा दे ऑल्सो असिस्ट इन इमीडिएट रिस्पॉन्स में, मतलब ये जो प्रॉपर रिजर्व्ड हमने डिज़ास्टर के लिए फोर्स बनाई वो तो अलग है, इसके अलावा भी ये जो है इमीडिएट असिस्टेंस के लिए आगे आते हैं, रिस्पॉन्स के लिए, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ओके, सिविल डिफेंस क्या, ट्रेंड वॉलेंटियर्स होते हैं हु असिस्ट इन इमरजेंसी में। फायर सर्विसेज
ठीक है, ये भी हमेशा आगे तैयारी रहती है। इसमें क्या प्राइमरी रिस्पॉन्डर है, फायर एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले यही आएंगे। एंड ऑल्सो असिस्टेंट सर्च एंड रेस्क्यू में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। होम गार्ड्स हैं, ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस, असिस्ट करती है मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिलीफ में, कि ताकि भगदड़ मच रही है, कुछ ऐसा है, कोई काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसमें हमारी। और एनजीओज एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी के अंदर। जैसे हमारे कुछ एनजीओज हैं, रैपिड रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे रैपिड रिस्पॉन्स जो मतलब कि तुरंत कोई भी डिज़ास्टर हो रहा है आगे आते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद में फूड प्रोवाइड करना हो गया, वाटर हो गया, इमरजेंसी किट्स होगी, ठीक। उसके अलावा हमारा एक एनजीओ है गूंज, ये हमारा कम्युनिटी लेड रिहेबिलिटेशन पे, रिलीफ एफर्ट्स पे हमारा फोकस करता है, गूंज है। उसके बाद में क्या, डॉक्टर्स फॉर यू करके एक एनजीओ है, डॉक्टर्स फॉर यू, ये हमारा क्या करेगा, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फटाफट, जितना भी कोई डिज़ास्टर है, कोई लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा क्या है मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे चीज़। उसके बाद में क्या, हेल्प एज इंडिया, हेल्प एज इंडिया ये हमारे जो एल्डरली पीपल हैं जो डिज़ास्टर से अफेक्ट हो रहे हैं उनको मेडिकल या फूड ड्यूरिंग द क्राइसिस, ठीक, ये प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ये कुछ एनजीओज हैं, मतलब ये एनजीओ का काम क्या होता है, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स में आते हैं। जैसे आपने पंजाब फ्लड्स में देखा, मतलब ठीक है गवर्नमेंट की असिस्टेंस तो आती है एक टाइम के बाद, लेकिन उससे पहले हमारे एनजीओज आगे आ जाते हैं। आपने देखा होगा पंजाब फ्लड्स में कितना एनजीओज का कितना मेजर रोल था, क्योंकि मतलब इतना मास लेवल पे चीज़ें अफेक्ट थी तो हर जगह एनजीओज पहुंच रहे थे। कितनी मतलब मेडिकल असिस्टेंस होगी, डॉक्टर्स प्रोवाइड करना होगा, खाना हो गया, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है एनजीओज प्ले। तो एनजीओज का एक बहुत मेजर रोल होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। मीडिया भी एक रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद वार्निंग्स देती है, इंफॉर्मेशंस देती है, अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें मीडिया काम करती है। कम्युनिटी क्या फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, पोजेस लोकल नॉलेज है, प्ले अ की रोल इन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स। कम्युनिटी देखो, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे पहले हो, क्योंकि आपकी जैसे अगर एक जगह पे कोई डिजास्टर आ रहा है तो उसकी कम्युनिटी सबसे पहले आगे आएगी ना, आसपास के लोग की मदद करने पहले आएंगे। और ये सबसे की रोल क्योंकि उनको अपने एरिया के बारे में, अपने टेरेन के बारे में अच्छे से लोकल नॉलेज होती है, कहाँ कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो वो बहुत एक की रोल प्ले करते हैं प्रिपेयरनेस में, रिस्पॉन्स में। मेनली अगर कोई इवैक्यूएट करने, आपको पता रास्ते कैसे कहाँ से जाना, तो ये कम्युनिटी जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम देखी जाती है। सो ये सारी चीज़ें होगी, हमने सारे इंस्टीट्यूट देख लिए हैं, ठीक। उसके बाद में एक चीज़ और, एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं इस स्लाइड पे, जो हमारे डिज़ास्टर में रिलीफ का काम करते हैं। जैसे कि अभी देखा कि गवर्नमेंट कोई असिस्टेंस दे रही है, फाइनेंशियल एड दे रही है, तो उसमें जो क्या कहते हैं कुछ डिज़ास्टर हैं, जैसे ड्रॉट है, हेल स्ट्रॉम है, ओलावृष्टि, हेल स्ट्रॉम है, कोल्ड वेव है, ठीक। ये जो कुछ डिज़ास्टर हैं हमारे, हीट वेव नहीं आएगा क्योंकि हीट वेव जो है हमारे वो 12 डिज़ास्टर में हमने देखा उस दिन, जो 12 डिज़ास्टर है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देती गवर्नमेंट। तो इन सब के रिलीफ को कौन मॉनिटर करता है, इन सब के रिलीफ को मॉनिटर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, जो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक, ये कुछ हमारे जो डिज़ास्टर है इसके रिलीफ को कौन मॉनिटर करता है, ड्रॉट है, हेलस्टॉर्म, कोल्ड वेव, इसको करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। और इससे अलग जितनी रेस्ट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो देखती है, ठीक है, रिमेनिंग को। एक चीज़ होगी।
अब देखो हमारी कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं और उसका क्या क्या काम है ये देखना है, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हमारी कब बनी थी, 1947 में, ठीक। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारी मिनिस्ट्रीज़ बनी तो 1947 में था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका क्या काम है, इसका काम है ओवरऑल, एक सेकंड पेन चेंज कर लो यहाँ पे। इसका काम है ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन कंट्री। जितना भी ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन करना है, स्टेट के बीच में करना है, डिस्ट्रिक्ट में करना है, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो सारी एमएचए के अंडर आएंगी। ये एनडीएमए को, एनआईडीएम को नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और फंड दोनों को, इन सारी चीज़ों को जो ओवरसी करती है इन सबके ऊपर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1875 में। ये काफ़ी पहले से हो गया था। ये क्या, ये जो हमारी जो डेली वेदर फोरकास्टिंग होती है, रोज़ का क्या मौसम होएगा, आज साफ़ है, आज थोड़ा सा क्लाउडी है, आज रेन हो सकती है, ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे डेली वेदर के बारे में जो जानकारी देगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और साथ में ये हमारे बताएगा साइक्लोन से रिलेटेड, फ्लड, भाई रेन प्रोडिक्शन करेगा, कितनी आज बारिश है, फ्लड आने के चांसेस हैं नहीं है, ड्रॉट है, हीट वेव्स आएंगी, कहते हैं ना लू चलेंगी, कई बार आपने देखा होगा, पता चलता है कि इतना टेम्परेचर चला गया है, लू चल रही हैं, ये सारी चीज़ें, कोल्ड वेव आ रही, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, इन सब की जो जानकारी देगा हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। देखो हमने तब अपना अलग अलग से पढ़ लिया था क्या क्या चीज़ होती है, अब सबके इंस्टीट्यूशन हम एक साथ पढ़ लें, सो दैट हमें कन्फ्यूज़न ना हो, हमको एक पेज पे मिल जाए, हम यहीं से पढ़ लें, ताकि चीज़ें इधर उधर सेग्रीगेट ना हो, एक जगह होंगी तो फटाफट समझ में भी आ जाएंगी और लर्न भी हो जाएंगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये हमारा हैदराबाद बेस्ड है। जिनकी जगह नहीं लिख रखी ये सारे न्यू दिल्ली में है, जो अलग है न्यू दिल्ली से उनकी जगह ये हैदराबाद में है। ये कब बना था हमारा, 1999 में। इसका देखो ओशियन की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किसके रिगार्डिंग काम करे, ये सुनामी और जो स्ट्रॉम्स आ रहे हैं हमारे, सी स्ट्रॉम्स आ रहे हैं, उनके रिलेटेड जो हमें जानकारी देगा, दैट इज़ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उसके बाद डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी डीआरडीओ, ये कब बना था, 1958 में। ये मेनली कब, एवलांचेस की जो जानकारी देता है। और सीबीआरएन क्या है, केमिकल, सीबीआरएन का क्या मतलब होएगा, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। इनकी इमरजेंसीज के बारे में, मतलब कि इन्होंने अपने सिस्टम्स जो हैं वो लगाए होते हैं, जो हमें इन सब के बारे में, अगर ये डिज़ास्टर आ रहे हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा, उसके प्रिवेंशन के रिगार्डिंग कौन काम करेगा, डीआरडीओ काम करेगा। उसके बाद में जीएसआई के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब बना था, 1851 में। ये कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता में इसका इंस्टीट्यूशन। ये हमें लैंडस्लाइड्स के बारे में जो जानकारी देगा, भूसंखलन के बारे में। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन 1945 में, ये रिवराइन फ्लड के बारे में, कि ये हमें रिवर का जो वाटर लेवल है, रिवर के वाटर लेवल के बारे में जानकारी देगा, कितना है, मतलब कि एक जो पर्टिकुलर लेवल हो वो रिवर क्रॉस करी, फ्लड आने की सिचुएशंस है, इन सब के बारे में कौन है, सेंट्रल वाटर कमीशन। उसके बाद में लास्ट है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, आपके नाम से समझ जाओ, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, ठीक, 2000। तो ये है, तो इसमें देख लेना, जियोलॉजिकल सर्वे है ये कोलकाता बेस है, और जो ओशियन है ये हमारा हैदराबाद बेस्ड है, बाकी सारे जो हैं वो न्यू दिल्ली बेस्ड ही हैं। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस थे हमें, तो हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन वाली क्लास थी, फाइनेंशियल असिस्टेंट, एनजीओ बेस्ड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने इस क्लास में देख ली हैं। तो आगे अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में आप बता देना या तो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, या फिर हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर स्विच करेंगे। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इतना ही। बाकी जो अगर हमारी कुछ चीज़ें रह गई होंगी उनको हम अपने क्वेश्चंस में देख लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो रिमेनिंग चीज़ें सारी वो वहाँ पे कवर हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपने जो भी सजेशंस हैं वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो यू कैन लाइक द क्लास एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।